लेक्चर 21 मेरी वाइफ। राघव गुस्से से उससे बोला, और किससे पूछकर तुमने अपने घरवालों के पैसे खर्च किए? क्या मैं तुम्हारे खर्चे उठाने के लायक नहीं हूँ क्या? या फिर मैंने मना करा था तुम्हें ज्यादा खर्चा करने के लिए, इसलिए तुमने अपने घरवालों में पैसे यूज किए? राघव ने बेहद गुस्से में कही थी ये बात, और थोड़ी तेज आवाज में भी, जिसे सुन सिया सहम गई और डर से कांपने लगी। उसे यूं डरता देख राघव को तो और भी गुस्सा आया, और वो सख्ती से बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया सिया कि तुम मुझसे इतना डर रही हो? क्या मैंने मारा तुम्हें जो तुम मुझे से? राघव आगे कुछ बोला पाता उससे पहले ही सुधा मोम उससे बोली, राघव बस करो, एक और लफ्ज नहीं। और उनकी बात मान राघव चुप हो गया और सिया के तरफ उसने पीठ कर ली। पता नहीं क्यों, मगर सिया उसे इस तरह नहीं देख पाए। वो किसी तरह हिम्मत करके बोली, जी ये पैसे ऐसे मेरे घरवालों के नहीं थे, बल्कि मेरे थे। मैं जॉब करती थी ना अकाउंटिंग की, तो वो प्रोफेसर के पास, वो उसके पैसे मेरे ही। सिया को सूझ ही नहीं रहा था कि वो कैसे कहे। उसे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो लगभग बेहोश होने के कगार पर थी, और अंत में जब उसका दिमाग ये सारा स्ट्रेस से नहीं पाया, तब वो चक्कर खाकर नीचे गिरने को हुई। सिया सभी के मुंह से उसी का नाम निकला, और उसके गिरने से पहले ही अक्षय और राज जो उसके करीब थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतनी देर से गुस्से में खड़ा राघव भी जल्दी से पीछे मुड़ा और जल्दी से सिया के पास आ गया। राज ने उसे गुस्से में घुरा और कृष्णा से बोला, कृष्णा मेरी हेल्प करो सिया को अंदर छोटी माँ के कमरे में ले जाने के लिए, और अक्षय जल्दी से मेडिकल किट लेकर आओ। राज की बात मान कृष्णा ने एक पला राघव को देखा, और उसने जैसे ही हाँ में इशारा किया, कृष्णा ने उसे अपने गोद में उठाकर छोटी माँ के कमरे में ले गया। वह जाकर राज ने उसे चेक किया और फिर इंजेक्शन लगा दिया। सिया के चक्कर खाकर गिरने की वजह से घर के सभी परेशान हो गए। सुधा मोम फिक्र से राज से बोली, राज क्या हुआ? क्या वो ठीक तो है ना? राज ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ मोम वो ठीक है, उसका बीपी बढ़ गया था, इसी वजह से उसे चक्कर आ गए। राज की बात सुन राघव फिक्र से बोला, हाई ब्लड प्रेशर? ये कैसे पॉसिबल है भाई? वो बस 18 की है, और इतनी कम उम्र में ये बीमारी थोड़ी हो सकती है भला? वेट में चेक करता हूँ। राघव सिया के पास जाने को हुआ। काफी फिक्र हो रही थी उसे सिया की, और इसी फिक्र में वो उसके पास जाने को हुआ, मगर राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, अब क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी? कुछ देर पहले तो तुम उसे ऐसे डांट रहे थे, उस पर ऐसे चीख रहे थे, जैसे कि ना जाने उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हो। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे राघव, अपने गुस्से पर तदाकाबू रखो। तुम अपने गुस्से में ऐसे खोए हुए थे कि तुमने ये तक की ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे बस थोड़े से चीखने पर सिया डर से कितना कांप रही थी। उसका चेहरा देखना चाहिए था तुम्हें, जो डर से पिला पड़ गया था, मगर नहीं, ये सब देखने की बजाय तुमने उसकी तरफ पीठ कर दी और बेवजह उसे डांट दिया। मैं राघव कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सुधा मोम बोली, तुम क्या राघव, तुम क्या? और क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, ये इस तरह से लड़कियों से बात करना? क्या यही सीख दी हमने तुम्हें? सुधा मोम भी बहुत गुस्से में थी, और उन्होंने गुस्से से राघव को डांट लगा दी। कृष्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था राघव को यूं डांट पड़ती देख। वो बोला, बड़ी मोम आए कनो की राघव ने उसे बहुत बुरी तरह डांट लगाई है, उसे सिया से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कृष्णा ने आगे कुछ बोलने से पहले ही राघव बोला, मोम मैं नहीं चाहता ही मेरी वाइफ उन लोगों का कुछ भी ले या फिर कुछ भी यूज करे, भले ही वो उसके सो कॉल्ड पेरेंट्स है, मगर उन्होंने जिस तरह का बिहेव सिया के साथ किया था ना, उस वजह से मैं उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सिया उनसे रिश्ता रखे या फिर ना रखे ये उसकी मर्जी है, लेकिन मुझसे उनकी शक्ल देखना भी बर्दाश्त नहीं होगा। और रहा सवाल कल उनके घर जाने का, तो मैं बता दूं कि मैं वहां उन लोगों ने बुलाया है इस वजह से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उन लोगों ने जो सिया को ऊपर से नीचे तक सोने से गोल्ड से सजाकर दिखावे की मूर्ति बनाया था ना, उनके उसी गोल्ड को वापस देने जा रहा हूँ। मोम में नहीं चाहता उन लोगों ने जो कुछ भी सिया के साथ किया, उसके बाद वो सिया उनका दिया हुआ कुछ भी कीमती सामान इस्तेमाल करे या फिर उनके पैसे खर्च करे, तो फिर सोचिए उनके पैसों से हमारे लिए की गई हुई शॉपिंग में कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। राघव की बात सुन एक पल सभी खामोश हो गया। उनमें से किसी को कुछ सुझा ही नहीं कि वो कहे। राघव ने जब सिया को पहली बार देखा था, तब उसके चेहरे पर से ही उसे हुई तकलीफ, उसे हुआ वाला दर्द समझ आ रहा था। उसके चेहरे पर की उदासी राघव को गैर होने के बावजूद समझ में आ गई। फिर उसके अपनी परिवार ने कैसे वो तकलीफ, वो दर्द इग्नोर कर दिया। बस अपनी सुख और इज्जत की खातिर उन्होंने मासूम सी सिया के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। जब राहुल के घर वाले दहेज की मांग कर रहे थे, तभी उन्होंने सिया के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? यही गुस्सा राघव के अंदर शुरू से ही था। उसके दिल में सिया के लिए हमदर्दी तैयार हुई, और फिर उसे दिया हुआ वो गाड़ियां भर भर के दहेज, सिर्फ ये जताने के लिए वो उनकी बेटी से कितना प्यार करते हैं।
और उसे कितना कुछ दे रहे हैं। राघव को वो देखकर ही बहुत गुस्सा आ गया। जो घर वाले उसे थोड़ा सा प्यार ना दे सके तो उनके दिए हुए कीमती सामानों को वो क्यों रखे भला। इस वजह से ही राघव ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है और कल वह जाकर क्या कहना है। मगर उससे पहले ही आज सिया ने उसके लिए उसके घरवालों के लिए भर भर के शॉपिंग की, वो भी उन लोगों के पैसों से। इस वजह से ही राघव को गुस्सा आया और हर बार की तरह उसका गुस्सा फूट पड़ा। राघव में कई सारी अच्छी आदतें थी मगर उसका गुस्सा उन सारी आदतों पर भारी पड़ता था। उसे गुस्से में समझ ही नहीं आता था कि वो सामने वाले को कितना हर्ट कर रहा है। हाँ, ये बात थी कि काम के अलावा राघव बाकी जगह शांत रहना ही पसंद करता था और अपने एंगर को दबाए रखता था, मगर कभी कभार उसका गुस्सा फूट ही पड़ता। उस खामोशी को चीरते हुए पापा बोले, क्या तुमने इस बारे में सिया से बात की थी? क्या उसे बताया था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा अगर वो अपने घर वालों के पैसे यूज करेगी तो? क्या तुमने उसे ये बातें कि आज के बाद उसकी सारी जरूरतों को, सारे खर्चे को तुम उठाओगे? राघव के आंखों में आंखें डालकर पापा ने सवाल किया और राघव ने अपनी नजरें चुरा ली। वो बात करने वाला था, वो आज ही उससे बात करने वाला था, मगर उससे पहले ही ये सब हो गया। तुमने जवाब नहीं दिया, पापा की आई फिर एक बार सख्त आवाज और राघव धीरे से बोला, वो मैं आज उससे बात करने वाला था। कहकर राघव ने अपना सर झुका लिया। तो फिर तुमने उसे डांटने की, इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? पापा का सवाल और राघव ने शर्म से अपना सर झुका लिया। सिया को बेहोश देख उसे एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है और वो उससे उस चीज के लिए माफी भी मांगने वाला था, बट पापा का यूं कहना उसे शर्मसार कर गया। पापा फिर हताश स्वर में बोले, राघव, मुझे तुमने से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे चारों बच्चों में मुझे लगता हटा कि तुम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, मगर तुम। पापा खामोश हो गए और फिर से सबकी तरफ देखते हुए बोले, सब सोने जाओ और सुधा तुम भी। कविता और सिया साथ रुको, अगर सिया को रात को जरूरत पड़ी तो तुम दोनों का होना जरूरी है। पापा ने अपने लफ्ज खत्म ही करे थे कि तब तक राघव बोला, डैड, मैं उसे हमारे कमरे में ले जा रहा हूँ। और राघव फिर उनकी बात सुनने के लिए रुका भी नहीं। उसने सीधे जाकर सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बिना किसी की तरफ देखे ही वो उसे लेकर उनके कमरे में चला गया। सब उसे जाते हुए देखते ही रह गए। फिर पापा ने उन सबको उनके उनके कमरे में जाने का इशारा किया। राघव ने बड़ी ही नजाकत के साथ आराम से सिया को बिस्तर पर सुलाया और उसे देखने लग गया। सिया को इस तरह देख उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। अपने शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से वो इतना रिएक्ट हुआ था, वरना तो उसका दिल ही जानता था कि उसने सिया से ऐसे बात करने की कभी नहीं सोची थी। राघव अगले कुछ पल सिया को देखता रहा। कुछ देर पहले खुशी से चहकने वाली सिया अब मुरझा गई थी। नींद में बजी उसके चेहरे पर उदासी थी और माथे पर शिनकज। राघव से उसे इस तरह बिल्कुल भी देखा नहीं गया। उसने प्यार से सिया के चेहरे पर हाथ घुमाया और नीचे झुककर सिया के माथे को आराम से चूम लिया। राघव धीरे से उससे बोला, आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें डराने का। लेकिन राघव ने फिर गहरी सांस छोड़ी और फिर एक बार उसके माथे को चूम लिया। वो वही उसके पास बैठा रहा। अगर वो रात में जग गई या फिर डर गई तो उसे समझ आए। इस वजह से राघव पूरी रात उसके पास बैठा हुआ था और जैसे कि उसे शक था, रात में सिया डर से सहम गई। गहरी नींद में होने के बावजूद भी उसके बॉडी की थरथराहट हो रही थी, जिसे देख राघव को बहुत ही ज्यादा बुरा था। उसने हर बार सहलाकर उसे शांत किया और सुबह सुबह उसे भी नींद आ गई। 22 मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा बच्चा। पापा फिर हताश स्वर में बोले, राघव, मुझे तुमने से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे चारों बच्चों में मुझे लगता हटा कि तुम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, मगर तुम। पापा खामोश हो गए और फिर से सबकी तरफ देखते हुए बोले, सब सोने जाओ और सुधा तुम भी। कविता और सिया साथ रुको, अगर सिया को रात को जरूरत पड़ी तो तुम दोनों का होना जरूरी है। पापा ने अपने लफ्ज खत्म ही करे थे कि तब तक राघव बोला, डैड, मैं उसे हमारे कमरे में ले जा रहा हूँ। और राघव फिर उनकी बात सुनने के लिए रुका भी नहीं। उसने सीधे जाकर सिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बिना किसी की तरफ देखे ही वो उसे लेकर उनके कमरे में चला गया। सब उसे जाते हुए देखते ही रह गए। फिर पापा ने उन सबको उनके उनके कमरे में जाने का इशारा किया। राघव ने बड़ी ही नजाकत के साथ आराम से सिया को बिस्तर पर सुलाया और उसे देखने लग गया। सिया को इस तरह देख उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। अपने शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से वो इतना रिएक्ट हुआ था, वरना तो उसका दिल ही जानता था कि उसने सिया से ऐसे बात करने की कभी नहीं सोची थी। राघव अगले कुछ पल सिया को देखता रहा। कुछ देर पहले खुशी से चहकने वाली सिया अब मुरझा गई थी। नींद में बजी उसके चेहरे पर उदासी थी और माथे पर शिनकज। राघव से उसे इस तरह बिल्कुल भी देखा नहीं गया। उसने प्यार से सिया के चेहरे पर हाथ घुमाया और नीचे झुककर सिया के माथे को आराम से चूम लिया। राघव धीरे से उससे बोला, आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था तुम्हें डराने का। लेकिन राघव ने फिर गहरी सांस छोड़ी और फिर एक बार उसके माथे को चूम लिया। वो वही उसके पास बैठा रहा। अगर वो रात में जग गई या फिर डर गई तो उसे समझ आए।
इस वजह से राघव पूरी रात उसके पास बैठा हुआ था, और जैसे कि उसे शक था, रात में सिया डर से सहम गई। गहरी नींद में होने के बावजूद भी उसके बॉडी की थरथराहट हो रही थी, जिसे देख राघव को बहुत ही ज्यादा बुरा था। उसने हर बार सहलाकर उसे शांत किया और सुबह सुबह उसे भी नींद आ गई। रोज जल्दी उठने वाले वो दोनों आज 8 बज गए फिर भी सो रहे थे, और उनके सोने के लिए वजह भी थी। नींद में ही सिया राघव के बाहों में चली गई थी और राघव ने भी फिर उसे अपने आगोश में ले लिया था। एक दूसरे के करीबी से उन्हें इतना सुकून का एहसास हो रहा था कि वो सोए ही रहे। खिड़की से आती धूप ने सिया के नींद को डिस्टर्ब किया और उसने अपना सर राघव के सीने में छिपाते हुए रब किया। राघव जो नींद में था, उसे लगा कि शायद रात की तरह अब भी सिया डर रही है, इसलिए उसने नींद में ही सिया के सर को थपथपाया और बोला, शांत शांत हो जाओ बच्चा, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डरो मत। और फिर राघव लगातार सिया के सर को थपथपाते हुए सहलाने लग गया। उसकी आवाज से, या फिर यूं कहे कि जब राघव का हाथ सिया को अपने सर पर महसूस हुआ था, तभी सिया की नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। और फिर आगे राघव ने जो कहा, उसे सुन सिया की आंखें भर आई। उससे यकीन करना मुश्किल जा रहा था कि कल उसे डांटने वाला यही शख्स है, जो इस वक्त इतने प्यार से नींद में होने के बावजूद भी उसे समझा रहा है। उसने थोड़ी हलचल की और उसके आंखों से बहे आंसू ने राघव के सीने को भिगो दिया। उस गीलेपन का एहसास होते ही राघव ने अपनी आंखें खोली और उसे अपने सीने पर सर रखकर सोई सिया का एहसास हुआ। वो एक पल खामोश सा उसे देखता रहा और फिर बड़ी हिम्मत करके उसने फिर से सिया के सर पर हाथ रख धीरे से उसे पुकारा, सिया। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी, इतनी प्यार भरी थी कि सिया के आंखों के आंसू और उस पर बरसने लग गए। राघव को उसे ऐसा देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और बोला, स्टॉप क्राइंग बच्चा, ये ऐसे सुबह सुबह कौन रोता है भला? यू आर अ गुड गर्ल ना, फिर रोना बंद करो। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कहे जिससे वो सिया खामोश हो जाए। अब तक की अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ 2 ही लेडीज को जाना था, और वो दोनों उसकी मॉम्स थी, सुधा मोम और छोटी माँ। उसने अलावा राघव का कभी किसी भी लड़की से रिलेशन नहीं आया था, यहाँ तक कि उसकी कोई गर्ल दोस्त भी नहीं थी। सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि उन चारों भाइयों की भी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। सुधा मोम और छोटी माँ ने कितनी मेहनत करके उन्हें संभाला था ये वो जानते थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करने का और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने का ही गोल रखा। यही वजह तो थी कि वो इतने कम उम्र में सभी के सभी बेस्ट और टॉप डॉक्टर्स में शामिल थे, और उनका हॉस्पिटल सिटी के जाने माने हॉस्पिटल्स में शामिल था। हाँ, बाद में जन डैड ठीक हुए और उन्होंने फिर से अपना काम ज्वाइन किया। उसके बाद उनके हालत थोड़े अच्छे हो गए थे, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने गोल को नहीं छोड़ा और कम उम्र में ही यहाँ तक पहुँच गए। सिया को इतना रोता देख राघव से रहा नहीं गया और वो उसे वैसे हो अपने बाहों में लेकर उठकर बैठ गया। सिया उसके गोद में बैठी हुई थी और उसके सीने में सर छिपाकर रो रही थी। राघव ने फिर एक बार उसे पुकारते हुए बोला, सिया। और सिया फिर जल्दी जल्दी बोलने लग गई, वो मेरे पैसे थे, मैं प्रोफेसर नीता है ना, उन्हें असिस्ट करती थी, और फिर छोटे बच्चों की ट्यूशन्स भी लेती थी, और संडे टू संडे योगा क्लासेस भी, वो मेरे पैसे थे, मेरे पापा के नहीं। सिया को डरकर इतने जल्दी जल्दी बोलता देख राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसे एहसास भी हो गया कि उसने जो कल उसे डांट लगाई थी वो बेफजूल की थी। उसे सिया की पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसे बताना चाहिए था। उसके चेहरे पर गिल्ट छा गया। सिया फिर से रोते हुए बोली, आप नाराज नहीं है ना मुझसे? एम सॉरी, मैंने आपको पहले बताना। सिया के आगे कुछ बोलने से पहले ही राघव ने उसे ओठों पर अपनी उंगली रख दी और ना में सर हिलाते हुए बोला, नो नहीं सिया, तुम सॉरी मत बोलो, बल्कि सॉरी मुझे बोलना चाहिए। आई एम सॉरी बच्चा, मैंने बिना सच जाने ही तुम्हें इतना डांट दिया और पता नहीं तुमसे क्या क्या बोला। आई एम रियली सॉरी। राघव ने सिया के आंसू साफ किया और उसके सर पर ओठ रख दिए। राघव की वो छुवन सिया को शांत कर गई। उसे बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हुआ था उस वजह से। वो धीरे से राघव से बोली, आप नाराज नहीं है ना? और मुझसे गुस्सा भी? सिया की बात सुन राघव ने ना में सर हिलाया। तभी सिया फिर से बोली, आप प्लीज, अगर हो तो मुझे मार लेना, लेकिन मुझ पर चीखना मत, मुझे बहुत डर लगता है फिर मैं। सिया उसे बताना चाहती थी कि किसी की तेज आवाज या फिर गुस्से को देखने सुनने के बाद उसे पैनिक अटैक्स आते थे। उससे वो स्ट्रेस, वो ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर वो आगे कुछ कह ही नहीं पाए और उसके चेहरे पर छाई बेचैनी राघव ने समझ ली। कल उसे अंदाजा भी हो गया था कि कहीं ना कहीं सिया को ऊंची आवाज से डर लगता है और उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं। राघव ने कुछ नहीं कहा और फिर एक बार उसे के बालों को सहलाकर अपने ओठ उसके माथे पर रख दिए। वो धीरे से उससे बोला, कभी नहीं डांटूंगा बच्चा, और मैं क्यों मारूंगा भला? मुझे तो क्या, किसी को कोई भी हक नहीं है तुम्हें मारने का, और कोई तुम हाथ लगाकर तो दिखाए, उन सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर वो चाहे मेरी फैमिली हो या फिर तुम्हारी फैमिली। राघव की बात सुन सिया को बहुत अच्छा लगा और उसने उसे कसकर गले लगा लिया।
राघव कुछ देर तक उसे वैसे ही सहलाते रहा और फिर यही समय है जानकर उसने उसकी ज्वेलरी के बारे में बात करने का सोचा। उसने धीरे से उसे पुकारा और उसका ध्यान अपने तरफ किया। सिया उससे दूर होकर उसकी तरफ देखने लग गई और उसके कहने का इंतजार करने लगी। रोने की वजह से लाल हुई सिया अपनी मासूम शक्ल लेकर राघव की तरफ देख रही थी। उस वक्त उसे वो इतनी प्यारी, इतनी मासूम लगी कि राघव का दिल तेजी से धड़क उठा। राघव ने गहरी सांस छोड़ी और उससे बोला, सिया अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? और उसके सवाल पर सिया ने बिना एक पल की भी देरी किए हुए हाँ में सर हिला दिया। राघव जब से उसकी जिंदगी में आया था तब से उसने उसे सिया को इतना कंफर्ट फील करवाया था कि वो चाहे कुछ भी कहे, सिया बिना हिचकिचाहट की उसकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हो जाती। उसकी आईटी इंस्टेंट रिएक्शन और मासूम सा चेहरा देख राघव का दिल उसके गाल खींचकर उसे पर करने को कहा, लेकिन उसने अपनी इस तमन्ना का दिल में ही दबाए रखा और सीरियस चेहरा लेकर बोला, सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे परिवार की तरफ से आया हुआ कोई भी कीमती सामान अपने पास मत रखो। तुम्हारी वो सारी ज्वेलरी तुम उन्हें वापस लौटा दो। राघव ने अपनी बात कही और वो सिया के जवाब का इंतजार करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। सिया एक पल को सोच में गिर गई मगर अगले ही पल बोली, ठीक है, मैं उन्हें सब लौटा दूंगी, लेकिन उसमें एक गोल्ड की चेन है, वो मेरे नानू ने मुझे दी थी, उनकी आखिरी निशानी के तौर पर। क्या मैं उसे अपने रख सकती हूँ प्लीज़? सिया ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा और राघव समझ गया कि वो चैन सिया के लिए बहुत ही खास है। उसने हाँ में सर हिला दिया और सिया मुस्कुराए। आगे का कुछ वक्त दोनों यूं ही एक दूसरे के बाहों में बैठे रहे, बात करते हुए, एक दूसरे के साथ को महसूस करते हुए। वो दोनों इतने खो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं था उनके करीबी का। सिया राघव के इतने करीब उसकी गोद में बैठी है, ये बात दोनों के भी जहन में नहीं आई थी। घड़ी का कांटा 9 बजे ये दर्शाने लगा और अब तक उन दोनों की फिक्र से आधे होते घरवालों का सबका बांध टूट गया। सुधा, मोम, छोटी माँ, डैड, राज, अक्षय और कृष्णा, सभी को बहुत फिक्र हो रही थी सिया की, उसकी तबीयत की और इस बात की भी कि कहीं राघव उससे कुछ ज्यादा बोल न दे। सुधा मोम से जब रहा नहीं गया तब वो उनके कमरे के पास आई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उसी आवाज के साथ एक दूसरे में खोए दोनों हड़बड़ा गए। सिया ने अपनी आंखें खोली और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो राघव के कितने करीब है। वो जल्दी जल्दी उठने को हुई लेकिन उसके साड़ी में उसका पैर उलझ गया और वो राघव को लेकर बिस्तर पर गिर गई। सिया ने 2 बार और उठने की कोशिश की लेकिन नो यूज। वो इतना डरी हुई थी कि उससे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। राघव चुपचाप उसकी सारी हरकतें देख रहा था और एंजॉय भी कर रहा था, मगर जब उसने सिया के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखा तभी उससे रहा नहीं गया और वो बोला, बिल्कुल भी रोना नहीं है सिया, और वैसे भी तुम अपने हस्बैंड के साथ अपने कमरे में हो, न कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ जो इतना डर रही हो। राघव की बात सुन सिया के रोते हुए एक्सप्रेशन और रोने जैसे हो गए और वो बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, सच्ची। और क्या? मैडम की आंखें भी भर आ गई। राघव ने ना में सर हिलाया और उसे लेकर टर्न हो गया। अब वो ऊपर और सिया नीचे थी। राघव ने उसके आंखों के किनारे पर लगे उस आंसू को अपनी उंगली से साफ किया और बोला, बच्चा, मैंने कब कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मैं तो कह रहा था। खैर छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन है। और हाँ, इस तरह डरना और बात बात पर रोना सही नहीं है। तुम्हें ना अब स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, समझी? तो यूं ना। राघव उससे बोल ही रहा था तब तक ही सिया बोली, आप हटो न ऊपर से, आप बहुत मोटे हो, मुझसे आपका वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सिया ने उसे धक्का देना स्टार्ट कर दिया। राघव भी फिर जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया और सिया जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई। राघव हैरानी से उसे भागते हुए जाता देखता रह गया और फिर उठकर शीशे के सामने गया और अपने आप को देखते हुए बोला, सीरियसली इसे किस एंगल से मैं मोटा दिख रहा हूँ? अच्छी खासी तो बॉडी है मेरी, और वो कह रही है कि मैं मोटा हूँ। राघव नाराजगी से खुद से ही बोल रहा था कि तब तक उसे फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और उसने नामे सर हिलाते हुए उस और गया जहाँ पूरी फैमिली उसी के इंतजार में बाहर खड़ी। अनजानी फीलिंग्स। राघव ने नामे सर हिलाया और उसे लेकर टर्न हो गया। अब वो ऊपर और सिया नीचे थी। राघव ने उसके आंखों के किनारे पर लगे उस आंसू को अपनी उंगली से साफ किया और बोला, बच्चा, मैंने कब कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मैं तो कह रहा था। खैर छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन है। और हाँ, इस तरह डरना और बात बात पर रोना सही नहीं है। तुम्हें ना अब स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, समझी? तो यूं ना। राघव उससे बोल ही रहा था तब तक ही सिया बोली, आप हटो न ऊपर से, आप बहुत मोटे हो, मुझसे आपका वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सिया ने उसे धक्का देना स्टार्ट कर दिया। राघव भी फिर जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया और सिया जल्दी से अपनी साड़ी संभालते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई। राघव हैरानी से उसे भागते हुए जाता देखता रह गया और फिर उठकर शीशे के सामने गया और अपने आप को देखते हुए बोला, सीरियसली इसे किस एंगल से मैं मोटा दिख रहा हूँ?
अच्छी खांसी तो बॉडी है मेरी, और वो कह रही है कि मैं मोटा हूँ। राघव नाराजगी से खुद से ही बोल रहा था कि तब तक उसे फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और उसने नामे सर हिलाते हुए उस ओर गया जहाँ पूरी फैमिली उसी के इंतजार में बाहर खड़ी थी। राघव, सिया कहाँ है? और तुम दोनों अब तक उठे क्यों नहीं? अगर तुमने उसे फिर से डांट लगाई होंगी ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। सुधा मोम दरवाजा खुलते ही राघव पर बरस पड़ी और उसने उन्हें घूरकर देखा। तभी पापा भी बोले, घूरो मत और जवाब दो, कहीं तुमने फिर से उसे डांटा तो नहीं ना? और क्या वो ठीक से सो पाई थी रात को? पापा के भी एक के बाद एक सवाल शुरू हो गए और सेम वही सारे सवाल राघव को बाकी सबके नजरों में भी दिखे। उसने नामे सर हिलाया और बोला, फ्रेश होने गई है वो? रात को लगे इंजेक्शन की वजह से उसकी नींद जल्दी नहीं खुली होंगी। और रहा सवाल मेरा, तो मैं रात भर उसकी केयर करते हुए जगा था, इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। एंड हाँ, अगला सवाल पूछने से पहले ही बता दूं कि मैंने न ही उसे डांट लगाई है और ना ही दूसरा कुछ। हम दोनों में भी सारी बातें हो गई है, तो अगर आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा तो आप जा सकते हैं। बाय। राघव ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और उन सबको जाने के लिए बोल दिया। रात समझ गया था कि ये इशारा उसके लिए है, इसलिए उसने राघव के सर पर एक चपेट लगाई और बोला, हाँ हाँ मैं समझ गया तू किसे जाने के लिए बोल रहा है। और फिर राज और उसके पीछे पीछे अक्षय बाहर चले गए। कृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए राघव को देखा और चला गया। राघव फिर बाकी सब की तरफ मुड़ा और बोला, मैंने सिया से बात कर ली है, वो अपनी सारी ज्वेलरी लौटाने के लिए तैयार है, इस वजह से आप रिलैक्स रहिए और बाकी की तैयारी कीजिए, थोड़ी देर में हम फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। राघव की बात सुन छोटी माँ बोली, वो सब तो ठीक है राघव, मगर हमारी बहू इस तरह बिना गहनों के पहली बार अपने मायके में जाएंगी, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। कविता जी की बात सुन राघव कुछ बोलने को हुआ, तब तक सुधा मोम बोली, नहीं बिना गहनों के कैसे जाएंगी? संजय जी आप ना राघव और सिया को लेकर बैंक चले जाए और वह से गहने निकालकर सिया को दे दीजिए। राघव, उसके बाद ही तुम आगे जाना और तुम्हारे पापा कृष्णा या फिर अक्षय के साथ वापस लौट आएंगे। सुधा मोम की बात सुन राघव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है जैसा आप कहे। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, वो चली मैंने एक गोल्ड सेट सिया के लिए ऑर्डर किया था, वो बस किसी भी वक्त आता ही होगा, मैं आपको बताना भूल गया। राघव ने अपनी जुबान चबाते हुए कहा, वो सच में भूल गया था ये बात सबको बताना। सुधा मोम से उसकी इस बारे में बात हुई थी, लेकिन वो एक दिन जाकर सिया के लिए ज्वेलरी और कुछ साड़ियाँ खरीदेगी, ऐसी बात हुई थी। सुधा मोम ने उसकी तरफ देखा और वो कुछ बोल पती उससे पहले ही राघव बोला, यार मोम, वो सब जल्दी जल्दी हो गया, इसलिए बताने का मौका नहीं मिला। उसने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन सुन तीनों बड़ों ने कुछ पल उसे घूर कर देखा और फिर हंसने लग गए। छोटी मोम मुस्कुराते हुए बोली, भैया भाभी, मुझे लगा था हमें ना राघव के शादी के लिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़ने वाले हैं, और फिर बाद में उसकी गृहस्थी ठीक हो, इस वजह से इसे ढेर सारा ज्ञान भी देना पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ देखिए, ना सिर्फ इसकी शादी सबसे पहले हो गई, बल्कि जनाब को तो कुछ सिखाने की या बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। छोटी माँ ने हंसते हुए कहा और उनकी बात सुन डैड और सुधा मोम भी मुस्कुराने लगे। वही राघव चेप गया और बोला, हाँ ठीक है अब जाइए आप। राघव ने उनका हाथ पकड़कर ही उन्हें बाहर निकाला। बेचारा शर्मा जो गया था और उसकी ऐसी हालत देख उन सबको बहुत हंसी आ गई। हंसते हुए ही वो बाहर चले गए और राघव सीधा आकर बिस्तर पर लेट गया। छोटी माँ को चिढ़ाते हुए उससे बात करना एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था उसे, एक ऐसी फीलिंग जो उसने कभी भी फील नहीं की थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस बंद आंखों के पीछे उसे सिया का चेहरा दिखाई दिया और नजर आया थोड़ी देर पहले की उनकी नजदीकी। उस वक्त तो उनके ध्यान में नहीं आया था कि वो कितने नजदीक थे, लेकिन अब जाकर राघव सिया की नजदीकी की को फील कर पा रहा था। उसे एहसास हुआ था कि सिया उसके कितने करीब थी, और उस एहसास से राघव के तन बदन में एक अलग सी झुरझुरी फैल गई। एक अनजानी मगर अपनी सी फीलिंग उसे महसूस हुई और सिया की वो छुवन उसे मदहोश करने लग गई। वही दूसरी और बाथरूम में सिया राघव से छूटकर अंदर भाग तो आई थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। उसे उठने में केज जो हो गया था, और ऊपर से दरवाजे पर होती दस्तक। सिया ने जल्दी जल्दी शावर ऑन किया और हड़बड़ी में उसकी पूरी साड़ी और बाकी के कपड़े भीग गए। शिट, ये नहीं करना था सिया ने अपने आप से ही कहा और किसी तरह कपड़े उतार कर वो शावर लेने लग गई। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल धो दिए और फिर जाकर उसे एहसास हुआ कि न तो उसने आज टॉवल लाया है और न ही दूसरे कपड़े। सिया टेंशन में आ गई और अपनी गीली साड़ी में लपेटकर इधर उधर घूमने लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राघव को आवाज दे या न दे, अगर घर को बाकी सब वह हुए तो। नहीं, सोचकर ही वो डर गई और कुछ पल वैसे ही खड़े रही। अब उसे ठंडी लगने लग गई थी और उसके पास राघव को आवाज देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर से आती आवाजों को सुनने की कोशिश की और उसे सिवाय खामोशी के और कोई शोर सुनाई नहीं दिया।
सिया खुद से ही बोली, आई थिंक कमरे में कोई नहीं है। सिया ने राहत की सांस छोड़ी और फिर कुछ सचकर राघव को आवाज लगनी चाहिए। वो धीरे से बोली, सुनिए सुनिए, क्या आप कमरे में हैं? सिया की आवाज इतनी धीमी थी कि राघव तो क्या खुद को भी सुनाई दी या नहीं, ये कन्फ्यूजन था। सिया ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए और फिर एक बार हिम्मत करके बोली, सुनिए जी, क्या आप हैं यहाँ? और क्या उसकी आवाज सुन उसी के ख्यालों में खोया राघव होश में आ गया। इसी मदहोशी में खोया हुआ वो तब होश में आया जब सिया की आवाज उसके कानों से टकराई। 24 केयर, वही दूसरी और बाथरूम में। सिया राघव से छूटकर अंदर भाग तो आई थी, लेकिन उसकी सांसें बहुत ही तेज तेज चल रही थी। उसे उठने में केज जो हो गया था। और ऊपर से दरवाजे पर होती दस्तक। सिया ने जल्दी जल्दी शावर ऑन किया और हड़बड़ी में उसकी पूरी साड़ी और बाकी के कपड़े भीग गए। शिट, ये नहीं करना था सिया, सिया ने अपने आप से ही कहा और किसी तरह कपड़े उतार कर वो शावर लेने लग गई। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल धो दिए और फिर जाकर उसे एहसास हुआ कि न तो उसने आज टॉवल लाया है और न ही दूसरे कपड़े। सिया टेंशन में आ गई और अपनी गीली साड़िम लपेटकर इधर उधर घूमने लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राघव को आवाज दे या न दे, अगर घर को बाकी सब वह हुए तो। नहीं नहीं, सोचकर ही वो डर गई और कुछ पल वैसे ही खड़े रही। अब उसे ठंडी लगने लग गई थी और उसके पास राघव को आवाज देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर से आती आवाजों को सुनने की कोशिश की और उसे सिवाय खामोशी के और कोई शोर सुनाई नहीं दिया। सिया खुद से ही बोली, आई थिंक कमरे में कोई नहीं है। सिया ने राहत की सांस छोड़ी और फिर कुछ सचकर राघव को आवाज लगनी चाहिए। वो धीरे से बोली, सुनिए सुनिए, क्या आप कमरे में हैं? सिया की आवाज इतनी धीमी थी कि राघव तो क्या खुद को भी सुनाई दी या नहीं, ये कन्फ्यूजन था। सिया ने अपने ओठ बाहर निकाल दिए और फिर एक बार हिम्मत करके बोली, सुनिए जी, क्या आप हैं यहाँ? और क्या उसकी आवाज सुन उसी के ख्यालों में खोया राघव होश में आ गया। वो जल्दी से उठा और बाथरूम के दरवाजे के करीब आकर उसने दरवाजा हल्का सा नॉक करते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो सिया? राघव की आवाज सुन सिया हकलाते हुए बोली, हाँ, वो मैंने अपने कपड़े नहीं लिए, वो। सिया खामोश हो गई और राघव के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, मगर राघव की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सिया खामोश खड़ी रही, ये सोचते हुए कि क्या सच में राघव वह था या नहीं। अगले 2 मिनट में ही उसका कंफ्यूजन दूर हुआ। राघव ने फिर एक बार दरवाजा का नॉक किया और बोला, सिया, टॉवल और बाथरोब यहाँ रख दिया है और मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आकर चेंज कर लेना। और फिर राघव ने दरवाजे के हैंडल को टॉवल टांग दिया और बाहर चला गया। उसकी बात सुन सिया के सांस में सांस आई। उसने कुछ पल के बाद थोड़ा सा दरवाजा खोला और जल्दी से टॉवल और बाथरोब लेकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने जल्दी से अपने आप को साफ किया और बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। फिर जल्दी से उसने अपनी साड़ी निकाली और उसे पहनकर अपना मेकअप कर दिया। उसे लेट हुआ था, इस वजह से उसने ज्यादा कुछ न करते हुए बस फेस पैक लगाया और आंखों में काजल की धार खींच दी। अपने माथे पर बिंदी सजाते हुए उसने मांग में लंबा सिंदूर भरा और फिर अपने मंगलसूत्र को ठीक कर वो जल्दी जल्दी बाहर चली गई। हॉल में आते ही वो मोम से बोली, मोम सॉरी, मैं लेट हो गई, मैं अभी ब्रेकफास्ट का देखती हूँ। सिया किचन की तरफ जाने लग गई, लेकिन सुधा मोम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और डाइनिंग टेबल की ओर ले गई। सुधा मोम उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, सब कुछ तैयार है, चलो अब बैठो और नाश्ता करो। सुधा मोम ने उसे सर्व करते हुए कहा और छोटी माँ से कहकर उन दोनों की चाय मंगवा ली। वो, ये इनका नाश्ता, सिया ने धीरे से कहा। बाकी सबका पता नहीं, मगर राघव अभी तक उसके साथ था तो उसे पता नहीं था कि उसने नाश्ता किया है या नहीं। छोटी माँ को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए वो बोली, क्या कह रही हो सिया? और सिया ने ना में सर हिला दिया। वो वैसे ही बैठी ये देखती रही कि राघव आ रहा है या नहीं। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? छोटी माँ की फिर से आई आवाज से सिया ने उनके तरफ देखा और बोली, वो क्या, आओ सबने खा लिया। मेरा भाई, डैड, आप। सिया ने राघव का नाम नहीं लिया, मगर वो दोनों समझ गई और मुस्कुराने लग गई। छोटी माँ उसे छेड़ते हुए बोली, हम सब या फिर राघव? किसके बारे में पूछना चाहती हो सिया? और क्या उनकी बात सुन सिया बुरी तरफ से शर्मा गई। उसे इतने शर्म आ रही थी कि उसने अपना सर झुका लिया। सुधा मोम और छोटी माँ उसकी हरकत देख हंसने लग गई। सुधा मोम बोली, अरे राघव आ जाओ, देखो तुम्हारी बीवी तुम्हारे बिना नाश्ता नहीं कर रही है, अब दोनों आराम से नाश्ता करो। चलो कविता, हम यहाँ से जाते हैं। सुधा मोम ने राघव का आता देख कहा और फिर कविता जी के साथ वहां से चली गई। क्या हुआ? राघव को समझ नहीं आया कि मोम ने उससे ऐसा कहीं किया, इसलिए वो सिया के पास वाली चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ झुककर बोला और सिया की शर्म की लाली और बढ़ गई। उसने ना में सर हिलाया और राघव के लिए प्लेट
मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने आराम से बैठकर अपना अपना नाश्ता खत्म किया और राघव हॉल में तो सिया किचन में प्लेट्स और बाकी सब लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो आई तब राघव के कहने पर सुधा मोम ने उसका लाया हुआ सेट सिया को दे दिया और अच्छे से टायर होकर आने के लिए बोल दिया। राघव भी तैयार होने चला गया और कल सिया ने उसके लिए लिया हुआ ड्रेस उसने पहन लिया। सच में सिया को चॉइस उस पर काफी जच रही थी और उसके लुक्स को और भी निखार रही थी। सिया भी फिर रेडी होकर वहां आ गई और तभी डैड ने उसे बैंक लॉकर से लाए हुए ज्वेलरी उसे दे दी। उन्होंने अपने चारों बेटों के बहुओं के लिए कुछ ना कुछ बनकर रखा रहा और राघव के वाइफ होने के नाते जो सिया के हिस्से का था वो सारी ज्वेलरी उन्होंने सिया को दे दी। सुधा मोम बोली, आओ सिया, इसे पहन लो, और सुधा मोम ने खुद अपने हाथों से सिया को तैयार कर दिया। सच में हर बार की तरह इस बार भी सिया बहुत ही अच्छी दिख रही थी और सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। छोटी माँ ने उसे नजर का टिका लगाया और धीरे से राघव से बोली, राघव संभाल कर ले जाना सिया को, और हाँ वह अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना। राघव ने उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाया और वो दोनों सिया के मायके जाने के लिए निकल गए। 25 आई प्रोमिस, तुम्हारा ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा बच्चा। क्या हुआ? राघव को समझ नहीं आया कि मोम ने उससे ऐसा कहीं किया, इसलिए वो सिया के पास वाली चेयर पर बैठते हुए उसकी तरफ झुककर बोला और सिया के चेहरे पर छाई हुई शर्म की लाली और बढ़ गई। उसने ना में सर हिलाया और राघव के लिए प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने आराम से बैठकर अपना अपना नाश्ता खत्म किया और राघव हॉल में तो सिया किचन में प्लेट्स और बाकी सब लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो आई तब राघव के कहने पर सुधा मोम ने उसका लाया हुआ सेट सिया को दे दिया और अच्छे से टायर होकर आने के लिए बोल दिया। राघव भी तैयार होने चला गया और कल सिया ने उसके लिए लिया हुआ ड्रेस उसने पहन लिया। सच में सिया को चॉइस उस पर काफी जच रही थी और उसके लुक्स को और भी निखार रही थी। सिया भी फिर रेडी होकर वहां आ गई और तभी डैड ने उसे बैंक लॉकर से लाए हुए ज्वेलरी उसे दे दी। उन्होंने अपने चारों बेटों के बहुओं के लिए कुछ ना कुछ बनकर रखा रहा और राघव के वाइफ होने के नाते जो सिया के हिस्से का था वो सारी ज्वेलरी उन्होंने सिया को दे दी। सुधा मोम बोली, आओ सिया, इसे पहन लो, और सुधा मोम ने खुद अपने हाथों से सिया को तैयार कर दिया। सच में हर बार की तरह इस बार भी सिया बहुत ही अच्छी दिख रही थी और सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। छोटी माँ ने उसे नजर का टिका लगाया और धीरे से राघव से बोली, राघव संभाल कर ले जाना सिया को, और हाँ वह अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना। राघव ने उनकी बात सुन हाँ में सर हिलाया और वो दोनों सिया के मायके जाने के लिए निकल गए। खामोशी से उनका सफर बीत रहा था। राघव सिया से बहुत सारी बातें करना चाहता था लेकिन कहाँ से शुरू करे ये उसकी समझ के परे था और सिया उसके लिए तो राघव का साथ ही काफी था। खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। राघव का साथ, इतना अच्छा परिवार और अब मायके जाने की खुशी। सिया तो ताजे गुलाब की तरह खिली खिली लग रही थी। राघव ने एफएम शुरू किया और फिर आगे का सफर रोमांटिक सोन को सुनते हुए ही बीतने लगा। सिया रह रहकर उसे देख रही थी जिसका एहसास राघव को था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और ऐसा जताया कि उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर है। सिग्नल पर गाड़ी रोकने के बाद राघव ने सिया की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद वो अभी कुछ कहेंगी, लेकिन सिया ने अपनी खामोशी बरकरार रखी और जब उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला उसी वक्त कार की खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। राघव ने सिया की तरफ की खिड़की ओपन की और सामने खड़ी बच्ची की तरफ देखने लगा जो ताजे ताजे फूलों के गजरे बेच रही थी। वो बच्ची राघव से बोली, साहब, मैं साहब के लिए गजरे ले लीजिए ना, उनके लंबे बालों पर ये गजरे बहुत जचेंगे। उस बच्ची की बात सुन राघव ने सिया की तरफ देखा जिसके चेहरे का नूर उन गजरों को देख और बढ़ गया था। राघव उस बच्ची से बोला, ठीक है, सारे के सारे दे दो। और राघव की ये बात सिया और वो लड़की दोनों को हैरान कर गई। उसके पास बहुत सारे गजरे थे और एक ही वक्त पर सब बिक रहे थे, इस वजह से वो बच्ची खुशी के मारे हैरान थी। तो सिया इतने सारे गजरों का क्या करना है, ये सोचकर हैरान थी। राघव एक बार सिया को और फिर उस लड़की को देखकर बोला, दे रही हो ना, और उस लड़की ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाकर पूरी टोकरी ही सिया के पास दे दी। राघव ने फिर उसे 500 की 2 नोट दी और खुले उसे ही रखने के लिए बोल दिए। वो लड़की खुशी खुशी वहां से चली गई और राघव ने फिर एक बार उनकी मंजिल की और गाड़ी बढ़ा दी। कुछ दूरी पर जाने के बाद राघव ही बोला, क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है? उसका अचानक आया सवाल सुन सिया हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी बोली, हाँ है ना, पसंद है, तो फिर लगाओ ना उन्हें अपने बालों में। राघव ने गजरों की तरफ इशारा करके कहा और सिया ने हाँ में सर हिला दिया। उसने 2-3 गजरे अपने हाथ में लिए। तभी राघव बोला, जितने तुम्हारे बाल है एटलीस्ट उतने तो गजरे लो, और राघव ने ही हाथ आगे कर उसने से 7-8 गजरों की लड़ उठा दी। सिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें लिया और बोली, थैंक यू। उसकी वो मीठी सी आवाज राघव को खुल तो कर गई, लेकिन उसका, सिया का, उसे थैंक यू कहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कुछ बोलने ही वाला था, तब तक ही सिया फिर से बोली, थैंक यू एवरीथिंग, आप और बाकी सभी घरवाले बहुत अच्छे हैं।
बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। सिया की आंखों में झलक रहा था कि वो कितने सच्चे दिल से ये बोल रही है। इस वजह से राघव ने उसे आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिया। सिया ने फिर एक एक कर गजरों को आपस में जोड़ दिया और अपना हाथ पीछे करके वो बालों में सेट करने लगी, मगर उससे ये हो ही नहीं रहा था। उसकी वो नाकाम कोशिश देख राघव ने एक और गाड़ी लगा दी और उसके तरफ झुककर उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। वेट में करता हुआ राघव बोला और उन गजरों को लगाने की कोशिश करने लगा, बिना ये जाने कि उसकी ये छुबन सिया के अंदर क्या खलबली मचा गई है। राघव की करीबी सिया को कुछ ऐसा महसूस करवा रही थी, मगर वो अजीब फीलिंग उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी सांसें बढ़ गई थी। राघव के करीबी से जिसे अपने सीने पर हाथ रख वो किसी तरह नॉर्मल करने की तरह कोशिश कर रही थी, वही राघव का हाल भी कुछ वैसा ही था। सिया की करीबी और गजरे क्या थी वो महकी महकी खुशबू राघव को बहकने के लिए मजबूर कर रहे थे। राघव ने गजरों को सिया के बालों में सजा दिया और झुककर उसने गहरी सांस लेते हुए उस खुशबू को अपने सांसों में भर ली और उसकी इस हरकत से सिया के हाथों की मुठिया उसकी साड़ी पर कस गई। उसमें हुआ ये बदलाव राघव के भी समझ में आ गया, लेकिन वो वैसे ही रहा और थोड़ा सा उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके सर पर किस करते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो बच्चा, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी। राघव का ये कहना और सिया ने उसकी तरफ देखा। उन दोनों की आंखें आपस में उलझ गई और कुछ ऐसे उलझी कि एक दूसरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप सिया उसने कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राघव का उसको यूं इतना इंटेंसली देखना सिया के लफ्जों को उसके हलक से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। राघव के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई उसे ऐसे देख और उसने सिया का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके आंखों में बारी बारी देखते हुए वो बोला, चाहे जिस हालत में भी हो, लेकिन सच ये है कि हम दोनों शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं, तो क्यों न इस रिश्ते को एक मौका दे और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। मेरी हमसफ बनकर क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का आगे का सफर काटना चाहोगी सिया? मेरे साथ एक नई शुरुआत करूंगी। राघव ने अपने हाथ से उसके गाल को धीरे से सहलाया और फिर उसके आगे कर दिया। सिया जो अभी भी उसके नजरों में खोई हुई थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। राघव खुश होते हुए बोला, आई प्रॉमिस, तुम्हारा ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा बच्चा। और राघव ने फिर उसके हाथ पर किस कर दिया। सिया शर्मा गई और उसका शर्माना राघव के दिल की धड़कनों को इतना बढ़ा गया कि उसका दिल किया कि सिया के उस लाल रंगत में नहाए हुए चेहरे पर किसकी बौछार कर दे। किसी तरह अपने जज्बात पर काबू रख राघव ने अपना ध्यान उस पर से हटाया और फिर एक बार वो सिया के घर के तरफ निकल पड़े। मगर अब इस सफर के बीच भले ही ज्यादा ना सही, मगर थोड़ी बहुत बातें दोनों में हो रही थी।